Hello everyone, today I am here with a new topic of class 12 and the topic belongs to your book Vistas. Actually this is the third chapter of your book and the name of the chapter is Journey to the End of the Earth, written by Tishani Joshi. Before beginning the chapter, we must discuss something about our author. So let's begin. Our author Tishani Joshi, as you can see it is written on the board, she was born in 1975. हमारी author तिशानी जोशी का जन्म 1975 में हुआ था. सो यू कैन कैलकुलेट दैट शी इज़ 48 राइट नाउ. अभी वो 48 ईयर्स की हैं, 48 साल की हैं. शी बिलोंग्स टू चेन्नई, वो चेन्नई से बिलोंग करती हैं. शी इज़ अ ग्रेट राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो अ ग्रेट डांसर. ये बहुत अच्छी राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट और एक बहुत अच्छी डांसर भी है. Now moving towards the heading of the title of the chapter, Journey to the End of the Earth. So from the title you can say that it is about somebody's journey to somewhere. ये किसी के जर्नी की बात कर रहा है, लेकिन कहाँ? To the end of the earth. So if you know a little bit about geography, आपको पता होगा कि end of the earth किसको कहते हैं. If not, so let me show you. एज़ यू नो कि हमारा जो अर्थ है वो राउंड है और ये एक एक्सिस पे रोटेट करता है. नॉट एग्जैक्टली राउंड है लेकिन बल्ज है थोड़ा सा ऊपर और नीचे, बट राउंड ही बोलते हैं. और ये एक एक्सिस पे रोटेट करता है. तो वन एंड ऑफ द एक्सिस ये कहलाता है नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड इज़ कॉल्ड द साउथ पोल. ठीक है, एक एंड को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक एंड को बोलते हैं साउथ पोल. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि विच एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, विच एंड हियर, कौन से एंड की बात यहाँ पे हो रही है. विच एंड ऑफ द अर्थ आर वी टॉकिंग हियर अबाउट. यहाँ पे हम लोग कौन से एंड की बात कर रहे हैं. सो तिशानी जोशी आवर ऑथर, ये अपने खुद की जर्नी को इस चैप्टर में डिस्क्राइब करती हैं. दिस चैप्टर इज़ अबाउट हर ओन जर्नी टू एंटार्क्टिका. कहाँ पे? एंटार्क्टिका में वो जाती हैं. एंटार्क्टिका. और ये अपने इस जर्नी को इस चैप्टर के थ्रू अपने रीडर्स के साथ डिस्क्राइब कर रही हैं, उनको बता रही हैं. ठीक है, तो ये एंटार्क्टिका जा रही है. एंड ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है, यानी कि एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल का एक पार्ट है. ठीक है, एंटार्क्टिका जो है वो साउथ पोल में है, इसीलिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला जा रहा है. ऑथर तिशानी जोशी वो एंटार्क्टिका जाती हैं और इसी जर्नी को ये डिस्क्राइब कर रही है इस चैप्टर में, इसीलिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला गया है, क्योंकि एंटार्क्टिका साउथ पोल में है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नाउ एज यू नो दैट एंटार्क्टिका इज़ वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारा जो एंटार्क्टिका है वो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है. ये वन ऑफ द ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड विंडीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है. नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट, सबसे सूखा, और विंडीएस्ट सबसे हवा वाला, और कोल्डेस्ट बहुत ठंडा. ऑब्वियसली पोल वाला रीजन, पोलर रीजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे. उसका रीज़न ये है क्योंकि जो सन होता है उसके जो रेज़ हैं वो पोल्स तक नहीं पहुँच पाते हैं. पोल तक पहुँचते भी हैं तो ये वाला पार्ट यहीं तक पहुँचेगा और इधर वाले पार्ट में सन का रेज़ नहीं पहुँच पाता है. यहीं तक वो स्लैंटली टैंजेंट ये में तक ही पहुँच पाता है. तो बहुत रेयरली जब ये फिर से रोटेट करता है, इधर वाला हिस्सा इधर आता है, तब जाकर के यहाँ पे धूप मिल पाती है. तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ पाता है, थोड़ा सा भी वार्मथ सन का नहीं मिल पाता है. ये रीज़न है कि ये जो पोलर रीजन होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे. ऑल राइट, नाउ एंटार्क्टिका वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स है. अब ये जो चैप्टर है, अब इसको जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ बोला गया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बोला गया. और तिशानी जोशी का ये एक जर्नी है जिसमें इन्होंने अपने ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स को, अपने जर्नी के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्क्राइब किया है. तो इसके लिए एक टर्म होता है, ऐसी राइटिंग को बोलते हैं ट्रैवलॉग. ऐसी राइटिंग्स को बोलते हैं ट्रैवलॉग.
ठीक है। ऐसी राइटिंग्स जिसमें कोई इंसान अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी को डिस्क्रिप्शन में बहुत ही स्मॉल डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल के साथ डिस्क्राइब करता है, तो उसको ट्रैवलॉग कहते हैं। आई अज्यूम दैट यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस वर्ड, क्योंकि इन टुडेज जनरेशन व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग एंड ट्रैवलॉगिंग इज़ वेरी कॉमन। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं आज के जनरेशन में। तो आज क्या करते हैं लोग कि कहीं घूमने जाते हैं तो व्लॉगिंग करते हैं, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं, और ईच एंड एवरी डिटेल कि अभी हम बस पकड़ने वाले हैं, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है, इतने घंटे का रास्ता है, ये रास्ता ऐसा है, अभी हम लोग इस डेस्टिनेशन पे पहुँचे हैं, वगैरह वगैरह। तो वो लोग वीडियो के थ्रू बनाते हैं। पहले लोग क्या करते थे, अपनी जर्नी को लिख के डिस्क्राइब करते थे, लोगों के साथ शेयर करते थे, तो उसको ट्रैवलॉग बोला जाता है। तो अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस को शेयर करना, उसके बारे में लिखना इज़ कॉल्ड ट्रैवलॉग। सो आई होप कि आपको एक बैकग्राउंड अभी तक समझ में आ गया होगा चैप्टर का, दैट व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, और यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रहा है या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। मोस्टली इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे आपको जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज भी होना चाहिए ज्योग्राफी के टर्म्स का। तो कुछ न्यू टर्म्स हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। नाउ लेट मी शो यू एग्जैक्टली वेयर एंटार्क्टिका इज़। जैसे ये अर्थ है तो अगर हम लोग यहाँ से देखें और हम लोग ड्रॉ करें लैटिट्यूड्स को, अभी ये वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेकर आए हैं, तो इस तरीके से हमारा लैटिट्यूड्स है, लॉन्गिट्यूड्स है सॉरी। तो हमारा एंटार्क्टिका साउथ पोल में, इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है वो इस तरीके से है, और एंटार्क्टिका कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका पूरा समझो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, और ये हमारा साउथ पोल है ये पॉइंट, और साउथ पोल ही पोलर रीजन में एंटार्क्टिका आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस जगह की और कैसे सिचुएशन की बात करने जा रहे हैं चैप्टर में। नाउ ये जो चैप्टर है ये समझो दुनिया के सबसे प्रिजर्व्ड जगह का डिस्क्रिप्शन है, सबसे प्रिजर्व, क्योंकि पोल्स तक पहुंचना सब लोगों के बस की बात नहीं है कि दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने के लिए निकले और पोल पे चले गए, नहीं, ये इतनी आसान जर्नी नहीं है। पोल्स पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू सेट देयर फुट ऑन, फॉर अ पर्सन टू सेट हिज फुट ऑन these two particular area, this two particular region। यहाँ तक पहुँचना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर, रिस्क, थ्रिल सब कुछ चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट प्रॉपर ट्रेनिंग विथ प्रॉपर गाइडेंस, यू कैन नॉट जस्ट पैक योर बैग एंड गो देयर। ऐसा नहीं है कि आप अपने बैग पैक करोगे और किसी दिन आपको मन करेगा एंटार्क्टिका घूम के आते हैं तो आप वहाँ पे चले जाओगे, नहीं। यहाँ पे पहुँचने के लिए यू हैव टू फेस मेनी डिफ़िकल्टीज़ एंड इट इज़ क्वाइट रिस्की। बहुत लंबा जर्नी है, बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, उसके लिए आपके बॉडी को भी उतना बेरेबल होना पड़ता है, उस टॉलरेंस होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, उतना ठंड, सिर्फ बर्फ़ समझो, बर्फ़ की चादर है पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वहाँ पे सूरज की रोशनी, सनरेज नहीं पहुँच पाते हैं, पहुँचता भी है तो काफ़ी दिनों के बाद। ठीक है ना, journey to the end of the earth, so let's start the chapter. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is a place to go to on voyage. अब देखो ये जो चैप्टर है सिर्फ उनके जर्नी को नहीं कि वो वहाँ पे गई और कैसे कैसे गई, सिर्फ इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करता है, उसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी अच्छे तरीके से इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है कि हमारे अर्थ का, हमारी कंट्री का नहीं, हमारे अर्थ का पास्ट, उसका जो हमारे अर्थ में एवोल्यूशन हुआ है किस किस तरीके से, उसका पास्ट प्लैनेट का, हमारे प्लैनेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को थोड़ा थोड़ा कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और उनका कहना है कि अगर तुम अपने प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो
तो तुम्हें ज़रूर एक वॉयज पे जाना चाहिए। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। तुम्हें ज़रूर एक वॉयज पे जाना चाहिए। कहाँ? एंटार्क्टिका। अब एंटार्क्टिका जो है वो एक ऐसा जगह है जो चारों तरफ से समंदरों से, महासागरों से घिरा हुआ है। समंदर नहीं, महासागर से घिरा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। ऑब्वियसली आपको शिप जर्नी करना पड़ता है, समुद्री यात्रा करनी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे इसको वॉयज बोला गया है। जो एंटार्क्टिका है वो इसके इधर पे सदर्न ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, देन यहाँ फिर से सदर्न ओशन है, और इधर में आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, इस तरीके से ये चारों, और इधर आता है पैसिफिक ओशन। तो ये चारों तरफ से सिर्फ ओशंस, महासागरों से घिरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है। तो ऑब्वियसली वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को वॉयज करना पड़ेगा, यानी कि समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, तिशानी जोशी के जर्नी के बारे में, वो क्या लिखती हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Shokalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. So I shall rub all this. वो कहती हैं कि अर्ली दिस ईयर, मतलब ये जिस साल ये गई थी अंटार्कटिका में, तो उस साल के शुरुआत के दौर की बात कर रही है कि साल के बिगिनिंग में ही वो रशियन रिसर्च वेसल में जाती हैं। एक रशियन, इसको रशिया नहीं पढ़ते हैं या रशियन नहीं पढ़ते हैं, दैट इज़ रशियन रिसर्च वेसल। एक रशियन रिसर्च वेसल में पाती हैं खुद को, जिसका नाम है अकादमिक शोकल्स्की। ठीक है, ये समझो एक शिप है, वेसल एक शिप को बोला गया है, जिसपे समंदर के जितने भी ओशनोग्राफिक चीज़ें होती है, ओशन से जो चीज़ रिलेटेड होता है, उस पर जो रिसर्च होता है वो उसी वेसल में, यानी कि उसी शिप पे की जाती है। और उसी का नाम ये एक शिप है जो आइस स्ट्रेंथन है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है जो कि उसकी बनावट ऐसी है कि ये बहुत बड़े बड़े आइस और आइसबर्ग ये सब चीज़ों के साथ भी ये सर्वाइव कर सकता है। उनसे जैसे टाइटैनिक क्या हुआ था कि वो एक आइसबर्ग से टकराया था तो वो टूट गया था, उसमें छेद हो गया था, पानी चला गया था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से पूरा टाइटैनिक डूब गया। लेकिन इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि ये आइस स्ट्रेंथन है, कि आइस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े आइस के चट्टानों से भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये फिनलैंड में बनाया गया था सबसे पहले 1982 में। और इसको एक रिसर्च सेंटर की तरह है ये, जहाँ पे जैसे नासा है तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होते हैं, वैसे ही ये ओशनोग्राफिक रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पोलर रीजन में और ओशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वैसे रिसर्च के लिए इस शिप को रखा गया था। और इसी पे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो इसमें पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो यहीं पे रह करके और ये सारे चीज़ों को पढ़ते हैं। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और ये जो शिप है अभी फ़िलहाल यही जो है ये इन लोगों को, तिशानी जोशी और उनके साथ जो लोग हैं उनको लेकर के कहाँ जा रहा है, दुनिया के सबसे ठंडे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट सबसे सूखे जगह पे, विंडिएस्ट सबसे हवादार कॉन्टिनेंट पे इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे, ठीक है, जिसका नाम है एंटार्क्टिका। नाउ माई जर्नी बिगैन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। अब ये 13.09 डिग्रीज जो ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का मेजरमेंट जो होता है उसके वो मेजरमेंट है। हमारे अर्थ पे जो कंट्रीज़ का मेजरमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स पे ही होता है ना, तो इसीलिए समंदर में भी इसी तरीके से ये लोग मेजरमेंट करते हैं कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे शुरुआत की थी अपने जर्नी की, तो
ऑथर बोलती हैं कि माई जर्नी, मेरी जर्नी भी 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। ठीक है, इन मद्रास, कहाँ पे? मद्रास से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, और वहाँ तक पहुँचने के लिए, इस वेसल तक पहुँचने के लिए इन्होंने कम से कम 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया है। हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम जोन होता है, अलग अलग टाइम जोन होता है, तो यानी कि इन्होंने 9 कंट्रीज़ को क्रॉस किया है, और 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स। इतने सारे इन्होंने चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया है, जहाँ पे जैसे कंट्री जब आप चेंज करते हो तो चेक पॉइंट्स आते हैं, बिना आपको जांच पड़ताल के जाने नहीं देते हैं। वो 3 कम से कम वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया, यानी 3 समंदर या महासागर ये क्रॉस कर चुकी हैं। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर। इकोस्फेयर क्या होता है? इकोस्फेयर का मतलब होता है जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है, उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होता है। तो अब अलग अलग जगह पे अलग अलग इकोस्फेयर होता है। एक्वेटिक इकोस्फेयर अलग है, बायोस्फेयर अलग है, यानी लैंड पे अलग है, आपका डेजर्ट में अलग है। तो वो जैसे जैसे क्रॉस करती गई वहाँ का इकोस्फेयर चेंज होता गया, तो इसीलिए कह रही है कि एज मेनी एज इकोस्फेयर उन्होंने क्रॉस किए, मतलब अनगिनत, बहुत सारे। नाउ by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. और अब ये बोलती हैं कि मैंने जो अपनी जर्नी की शुरुआत की, वहाँ से एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट तक पहुँचने तक मुझे कम से कम 100 घंटे लगे। कितने घंटे? 100 घंटे लगे कम से कम मुझे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने शिप में जर्नी की और वो 100 घंटे थे, नहीं, उस जर्नी में कार, एरोप्लेन, शिप सब कुछ इंक्लूडेड था। सब कुछ मिला करके इन्होंने इतना लंबा जर्नी किया। फर्स्ट, माई इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंड एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ। जब ये एंटार्क्टिका पहुंच गई, तब सबसे पहले इनका जो इमोशन था ना, इनका जो पहला भाव था, एक्सप्रेस, जैसे हम लोग कहीं भी पहुंचते हैं तो वो बहुत, अगर कुछ सुंदर होता है या शॉकिंग होता है तो वैसा उस हिसाब से हमारा इमोशन, वैसा रिएक्शन निकलता है। तो ये कहती है उनका पहला जो इमोशन था उसको देख करके, क्योंकि एंटार्क्टिका पोलर रीजन में, और वो पूरा समझो कि सिर्फ बर्फ़ से घिरा हुआ है, सिर्फ बर्फ़ फैला हुआ है, बर्फ़ ही बर्फ़, आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि बहुत पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कुछ आपको घर वर नज़र आएंगे, इग्लूज नज़र आएंगे, नहीं, सिर्फ बर्फ़ की चादर है। समझो कि एक प्लैनेट को, एक जगह को, एक पूरा एरिया को, प्लैनेट नहीं, एक पूरे एरिया को क्या किया गया, सफ़ेद फर के चादर से ऐसे ढक दिया गया। वाइट लैंडस्केप पूरी तरीके से सिर्फ वाइट दिखाई देता है। जैसे हम लोग यहाँ से दूर तक देखते हैं तो हम लोग को ग्रीन दिखाई देता है, घर, पानी सब दिखाई देता है, नहीं, वो देख रही थी तो सिर्फ उनको वाइट दिखाई दे रहा था। और एन अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, अनइंटरप्टेड मतलब दूर दूर तक कोई दूसरा चीज़ नहीं था वहाँ पे। होराइजन मैंने आपको इससे पहले भी चैप्टर में बताया था, जहाँ ज़मीन और आसमान मिल जाते हैं एक जगह पे, एक्चुअली नहीं मिलते हैं, लेकिन ये एक फेनोमेना है जो कि देख करके हम लोग को दूर से लगता है कि वहाँ पे आसमान और धरती एक साथ मिल गए हैं। ठीक है, तो इसको होराइजन बोला जाता है। जब आप कंटिन्यूसली एक शीट जैसा कोई लैंड हो, वहाँ तक दूर तक न देखते हो तो आपको लगेगा एक पॉइंट पे जाकर कि आसमान और ज़मीन एक हो गया है। ठीक है, तो उसको होराइजन बोला जाता है। तो ये जो होराइजन था वो अनइंटरप्टेड था, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, वो भी कुछ भी नहीं, अनइंटरप्टेड मतलब बीच में कोई भी एक और दूसरे कलर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही, कोई दूसरी चीज़ ही नहीं दिखाई दे रही थी। और आखिरकार में एक ब्लू होराइजन यानी कि नीला आसमान, जो कि जा कर के आकाश के साथ मिल जा रहा है। और ये बहुत ही रिलीफ था उनके लिए, उनका पहला इमोशन था रिलीफ, सुकून। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और अचानक से ये रिलीफ, ये जो सुकून है वो बदल जाता है एक इमीडिएट वंडर में, यानी कि एक गहरी सोच में डूब जाती हैं वो इमीडिएटली, अचानक से उनके दिमाग में एक बहुत गहरा ख्याल आ जाता है, वो किसी बहुत गहरे ख्याल में खो जाती हैं। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और वो ख्याल किस चीज़ का था, उस जगह का जो विशाल, उतना लंबा, उतना बड़ा, उतना जो
उतने दूर तक, इमेंसिटी का मतलब होता है विशाल होना। आकारगत विशालता, मतलब जिसको ऐसे एक आकार में, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसका कोई एक आकार नहीं है, वैसे दूर तक अगर कोई चीज़ बड़ी हो तो उसको इमेंसिटी बोला जाता है, इमेंस, बहुत ज़्यादा। तो ये इतने दूर तक फैला हुआ था और वहाँ का जो आइसोलेशन था, इतना एकांत, इतना शांत कि कोई नहीं है वहाँ पर, ये उनको अचानक से उनको हिट करता है, अचानक से वो इस ख्याल में खो जाती है। बट mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. एक्चुअली उनका जो ख्याल था वो इस चीज़ को देख करके आया कि इतना बड़ा, इतना विशाल जगह, ठीक है, जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, अनइंटरप्टेड है वो चीज़, और वहाँ का आइसोलेशन, वहाँ का जो एकांत माहौल है, उसको देख करके यकीन नहीं होता है कि एक ऐसा समय था, एक समय था जब इंडिया एंटार्क्टिका जितने बड़े लैंडमास का, जितने बड़े कॉन्टिनेंट का एक टुकड़ा हुआ करता था। एक शॉकिंग फैक्ट पता चला ना हम लोगों को कि एक ऐसा समय था कि इंडिया अभी एशिया का पार्ट है ना, एशियन कॉन्टिनेंट में है ये, लेकिन आज एक ऐसा समय था, आज नहीं, एक ऐसा समय था कि इंडिया एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट था उसका एक लैंडमास, उसका एक टुकड़ा या हिस्सा सेम हुआ करता था। सोचो ये कितनी शॉकिंग बात है, कितना वियर्ड फैक्ट है ना, कि हम लोग आज तक अपने आप को क्या बता रहे हैं कि हम लोग, हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में, तो एशिया में है ना, लेकिन ये बात किसी को या शायद ही किसी को मालूम होगी कि इंडिया इससे पहले एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट था उसका हिस्सा हुआ करता था, इसी सेम एंटार्क्टिका का जो आज जिसको वो देख रही हैं। तो आज इंडिया इतना अलग कैसे है, तो ये बात यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर इंडिया के अलग अलग कोने में आपको अलग अलग इकोस्फेयर, अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी, अलग अलग यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ एक्वेटिक लाइफ भी है ना, तो अलग अलग इकोस्फेयर अलग अलग जगह पे आपको नज़र आएंगे, डिफरेंट सीज़न है, डिफरेंट वेदर है। और वहाँ क्या था कि सिर्फ ठंड पड़ रही है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, दूर दूर तक एक इंसान नहीं है, कोई नहीं रह रहा है, तो बड़ा वियर्ड लग रहा था, बहुत ये उनको बहुत गहरे सोच में ये चीज़ छोड़ देता है। अब हमारे चैप्टर के हम सेकेंड पार्ट को मूव करेंगे, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो जब अब अभी हमने हिस्ट्री की बात की ही है तो वो अब थोड़ा सा हिस्ट्री को समझाने लगती हैं। अभी उन्होंने हम लोग को हिस्ट्री का एक चीज़ बताया तिशानी जोशी ने कि इंडिया एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट का एक पार्ट था कई हज़ारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उस हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रही है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. अब देखो 650 million years ago, आज की बात नहीं हो रही है, ये 650 million years ago मतलब लाखों साल पहले एक बड़ा सा एमलगमेटेड सदर्न कॉन्टिनेंट था। एमलगमेटेड का मतलब होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट मिल करके एक बड़ा सा लैंड का टुकड़ा बना देते हैं, तो ये एमलगमेट हो गया, ठीक है। ये अब क्या हो गया, एमलगमेट हो गया। जब छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्टिनेंट मिल करके एक बड़े से कॉन्टिनेंट को बना दिए तो ये हो गया सुपर कॉन्टिनेंट, और एमलगमेट हो गया, यानी सब एक दूसरे से जा कर के जुड़ गए थे। और इस कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना। क्या नाम था, गोंडवाना। इस कॉन्टिनेंट का नाम था गोंडवाना, और ये सच में एग्जिस्ट करता था, ये कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica। और ये कहाँ था, आज जिसका एक सेंटर का एक छोटा सा हिस्सा आज कौन है, एंटार्क्टिका। जहाँ पे गोंडवाना था वहीं पे एंटार्क्टिका, जहाँ पे एंटार्क्टिका है आज वहीं पे गोंडवाना हुआ करता था। लेकिन अब
गोंडवाना नहीं रहा, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो सब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट को जोड़ करके एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना हुआ था जिसका नाम था गोंडवाना, अब वो नहीं है। अब उसका रफली एक सेंटर का हिस्सा बचा हुआ है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। नाउ थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। अच्छा, एमलगमेटेड का मतलब अमलगमेटेड का मतलब जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल, बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंट जुड़ गए थे ताकि एक बड़ा सा सिंगल कॉन्टिनेंट वो लोग बना पाए, नॉट इंटेंशनली नहीं, सम चेंजेस इन अर्थ की वजह से वो लोग जुड़ गए थे और गोंडवाना जैसा बड़ा कॉन्टिनेंट बन गया था। लेकिन आज उसका सिर्फ एक ही हिस्सा सेंटर रफली बचा हुआ है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। एक्सक्यूज मी। नाउ थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उन दिनों चीज़ें बहुत अलग थी। जिस गोंडवाना की बात हो रही है, जिस समय गोंडवाना एग्जिस्ट करता था उस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ह्यूमन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, मानव का जन्म उस समय नहीं हुआ था, कोई एवोल्यूशन नहीं था, कोई भी मानव जाति प्रजाति जैसा कुछ भी चीज़ धरती पर नहीं था। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और अभी जिन जगहों पे ठंड पड़ रही है उन जगह वो सारी जगहें भी बहुत क्या थी, वार्म थी। क्लाइमेट यहाँ का रेगुलर क्लाइमेट जो था वो बहुत गर्म हुआ करता था, बहुत गर्म नहीं मतलब क्वाइट वार्मर हुआ, आज के कंपैरिजन में गर्म हुआ करता था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और दुनिया भर के अनगिनत, जिनको आप गिन नहीं सकते हो उतने ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा यानी पेड़ पौधे एंड फौना यानी जानवर जीव जंतु पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, कम से कम 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना ने फ्लरिश किया, मतलब उतने सालों तक गोंडवाना रहा। 500 मिलियन ईयर्स, 5 लाख नहीं 50 लाख, अराउंड 50 लाख ईयर्स तक आपका गोंडवाना रहा, सरवाइव किया उतने सालों तक, ठीक है। देन बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वाज वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। लेकिन आज हम लोग डायनासोर्स को देखते ज़रूर हैं, उनके बारे में स्टडीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं, कभी हड्डियाँ मिलती हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, तो उनसे पता चलता है कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हमने तो नहीं देखा और कितने सालों पहले थे। तो एक समय था कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, तो जिस समय डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे उस समय गोंडवाना था, और जब डायनासोर्स वहाँ से वाइप आउट हुए यानी कि ख़त्म हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, उसी और बहुत सारे ऐसे एनिमल, डायनासोर जैसे बहुत सारे ऐसे मैमल क्या हो गए, विलुप्त हो गए, अंडरवे हो गए यानी गायब हो गए। और जैसे जैसे ये चेंजेस आता गया अर्थ पे, जैसे जैसे ये प्लैनेट पे ये सारे चेंजेस आते गए, लैंड मास यानी कि प्लैनेट पे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े थे गोंडवाना जैसे, जो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या अर्थ में कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से वो क्या होते गए, उन फोर्सफुली वो अलग होते गए, बिखरते गए, और छोटे छोटे कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स में अब वो डिवाइड हो गए हैं। शेपिंग द ग्लोब एज मच एज वी नो इट टुडे, और आज उस टाइम जो वो चेंजेस आया उसमें अर्थ पे, उस डायनासोर के जाने के बाद या उतने ही सारे मैमल्स के विलुप्त होने के बाद, आप अगर आइस एज मूवी देखे होंगे, वो एनिमेटेड मूवी है, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ के बारे में दिखाया जाएगा जो इंडेंजर्ड हैं या जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें दिखाया जाएगा और कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारा चीज़ भी उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो खैर ग्लोबल वार्मिंग तो अभी आया है, लेकिन उस समय क्या रीज़न रहा होगा वी डोंट नो, कि डायनासोर के ख़त्म होने का क्या रीज़न था, या इतने सारे मैमल्स जो ख़त्म हो गए उनके ख़त्म होने का क्या रीज़न रहा होगा। खैर जो भी रीज़न रहा होगा उसके वजह से अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए, हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे चेंजेस आए। उसमें से बहुत बड़ा चेंज ये था कि गोंडवाना जैसा बड़ा सा कॉन्टिनेंट छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में टुकड़ों में टूट गया, और आज हम लोग जैसे
अर्थ को जानते हैं वैसा बन गया अर्थ, जैसा हम लोग आज उसको स्टडी करते हैं या देखते हैं, या जिस अर्थ को हम लोग जानते हैं, ये इसी चीज़ों इसी चेंजेस का नतीजा है ना। तो अभी तक हमने डिस्कशन किया किस तरीके से वो अंटार्कटिका गई, अपने थोड़े से जर्नी को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उसके बाद वो पहुंचने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो उसको भी बता रही हैं कि मैं वहाँ जब पहुंची तो मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, और जो चीज़ें वो देखी उससे वो उन्होंने हम लोग को एक बड़ा सा फैक्ट बताया, बहुत बढ़िया फैक्ट जो शायद हम लोग को नहीं पता था। और उस फैक्ट के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पास्ट देखा कि अगर अंटार्कटिका का पार्ट था इंडिया, तो आखिर क्या वजह रही होगी कि इंडिया आज इतना अलग हो गया है और एशिया में जाकर के मिल गया है या एशिया का पार्ट बन गया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये कई लाख साल पहले, करोड़ों साल पहले ये जो चेंजेस थे वो हो रहे थे, और उस वजह से अंटार्कटिका का पार्ट होने के बाद इंडिया वहाँ से अलग होते होते, या शायद और सारी कंट्रीज़ भी जो अंटार्कटिका का पार्ट रही होंगी वो बिखर करके अलग होते होते, या गोंडवाना का पार्ट रही होंगी, वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में जब बिखरा तो वो किस तरीके से वो अब एक एशिया अलग कॉन्टिनेंट बन गया। Got it? So I hope you must have understood what we are trying to study here. This is not a regular story of English literature. This is something very interesting related to history, related to geography, and very interesting facts. So I am very much enjoying this chapter. I hope you are also enjoying. Thank you.